जय जय सिया राम। थोड़ी आवाज तेज आनी चाहिए और सब भाई लोग पास में आ जाओ यार, दूर दूर मत खिंचाओ। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। इनकलाब इनकलाब, वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। 8 जनवरी जन आंदोलन भोपाल। भोपाल में जो जन आंदोलन होने वाला है वो हर एक वर्ग का है, हर एक जाति का है। जो इस देश में निवासरत है सभी के लिए वो आंदोलन है, क्योंकि वो राष्ट्र हित के मुद्दों के साथ आप और हमारी जो वास्तविक समस्याएं हैं उनको लेके हो रहा है। यदि आपको लगे कि उनमें से एक भी समस्या आपके इर्द गिर्द नहीं घूमती है, आपके जो मन है उसको नहीं छूती है, तो उस आंदोलन में मत पधारना। पर उस आंदोलन की जितनी 22 सूत्री मांगे हैं उनको एक बार पढ़ना, समझना और देखना कि क्या ये आंदोलन हमारे लिए हो रहा है। किसी एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, किसी एक व्यक्ति के नाम के लिए नहीं हो रहा है, नहीं, ये आंदोलन किसी को नीचा दिखाने के लिए हो रहा है या किसी को अच्छा साबित करने के लिए हो रहा है। ये आंदोलन हो रहा है आप और हमारे अधिकारों के लिए, क्योंकि आप और हमारे अधिकारों से वंचित हमें आज की सरकारें कर रही है। पहले कांग्रेस आई, उसने जातिवाद पे आंदोलन करे, जातिवाद पे सरकार बनाई, फिर आई भाजपा जिसने हिंदू मुसलमान करके अपनी सरकार स्थापित करी, पर जो वास्तविक समस्या है उस पर कोई नहीं बोला, किसी ने बात नहीं करी। आज आप और हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, आज आपके और हमारे बारे में हमारे लिए बोलने वाला कोई नहीं है। तो ये जो आंदोलन है ये आपका और हमारा है। यदि आर्थिक आधार पर आरक्षण की हम मांग कर रहे हैं तो उस हर गरीब को अधिकार मिलेगा उसका जो उसके वास्तविक अधिकार से वंचित है। क्या एक एसपी और कलेक्टर के बेटे को आरक्षण की आवश्यकता है? क्या एक नेता के बेटे को आरक्षण की आवश्यकता है? या क्या एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे को आरक्षण की आवश्यकता है? आरक्षण की वास्तविक आवश्यकता जो गांव में गरीब है, जो शहर में गरीब है, जो दैनिक वेतन पे काम कर रहा है, 200 रुपए 300 रुपए में मजदूरी करता है, उस व्यक्ति के बेटे को और उसके परिवार को आरक्षण की आवश्यकता है। उसके परिवार को उन सुविधाओं की आवश्यकता है जो बड़े बड़े नेता मंत्री और अधिकारियों के बेटे उन चीजों को खा रहे हैं। उनको इस दायरे से बाहर करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो गरीब है उसको हक मिले, भले वो ST SC का हो, OBC का हो या जनरल का हो। हमारी मांग गरीबों के लिए है। हम एट्रोसिटी एक्ट में भी चाहते हैं बदलाव, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि पहले जांच हो फिर गिरफ्तारी हो, वो सरकार फिर से लागू करे। जो अध्यादेश लाके हमारे ऊपर जो कानून थोपा गया है हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट को आपने ठुकराया है, हमने नहीं ठुकराया। हम चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि पहले जांच हो फिर गिरफ्तारी हो, वो लागू किया जाए। क्योंकि आपको भी पता है, आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, जहां भी रहते हो, या आपके जहां भी रिश्तेदार होंगे, उनसे पूछना कि यदि बहुत सारे अपन मुकदमे खुद देखते हैं जिनकी कोई गलती नहीं होती, उनके ऊपर भी जो घर में सोया है उसके खिलाफ भी FIR करी जाती है और उसको पुलिस उठा के जेल में डाल देती है। जब हम पुलिस वालों से पूछने जाते हैं तो पुलिस हमें यह जवाब देती है कि ये कानून है, इसको पढ़ लो आप, इसमें जांच की व्यवस्था नहीं है। और जब तक जांच की व्यवस्था नहीं होगी ऐसे ही निर्दोषों को फंसाया जाएगा, ऐसे ही निर्दोषों को जेल में डाला जाएगा, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। उसमें से कल आपका, मेरा या हमारे पड़ोसी का किसी का भी बेटा हो सकता है जो उस एट्रोसिटी एक्ट की बलि चढ़ जाएगा। और आज जो व्यक्ति नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उस पर वो एट्रोसिटी एक्ट लगेगा, वो मुकदमा लगेगा, उसका चरित्र प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा और उसको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। तो हम इस बात पे ज्यादा मनन करें कि क्या सही है क्या गलत है। यदि कोई गलत करता है, किसी ST SC वर्ग के भाई को कोई मारता है, प्रताड़ित करता है, तो वो FIR करे, हमें कोई समस्या नहीं है, पर वो जांच होने के बाद मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे निर्दोष भाइयों के साथ भी आश्रित देशता के कारण लोगों को फंसाया जाता है, अंदर डाला जाता है और वो जेल काट के बाहर आता है। उसके बाद जब डिसीजन आता है 5 साल 10 साल बाद कि वो निर्दोष था, पर उस निर्दोष होने का खाली उसको वो मिलता है कि आप निर्दोष थे, पर उसका कोई हर्जाना नहीं मिलता। उसके बारे में कोई नहीं सोचता कि जो वो 10 साल 5 साल जो जेल में काट के आया, अपने परिवार से दूर रहा, अपने परिवार ने जो तकलीफें देखी, उसका कौन जवाबदार है। हम इसीलिए चाहते हैं कि पहले जांच की व्यवस्था हो, उसके बाद मुकदमा दर्ज हो। स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर हम चाहते हैं कि फसलों के मूल्य तय हो। 1+4 वाला जो फार्मूला उन्होंने दिया था कि एक किसान के साथ परिवार में 4 लोग और होते हैं, तो उन 4 लोगों के बारे में सोचते हुए किसानों की फसलों के भाव तय हो, ताकि हर किसान आत्महत्या नहीं करे, हर किसान अलग से कर्जा लेके अपने परिवार को पढ़ाने के लिए, चिकित्सा के लिए। आपको पता है किसान किस पे निर्भर है, किस चीज पे निर्भर है? खाली उसकी खेती पे। उसकी खेती के अलावा
उसके पास कोई व्यवसाय नहीं है और कभी कभी प्रकृति मार कर देती है, कभी कभी सरकारें मार कर देती है और किसान डूबता जाता है और एक समय ऐसा आता है या तो उसको उसकी जमीन बेचना पड़ती है या फिर उसको आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखता, क्योंकि कर्ज लेने वाले घर चढ़ते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी लाए, पढ़ने के लिए भी अलग से पैसा लगता है और किसान कहीं से पैसा नहीं ला सकता। क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार का ही बेटा हूं, आपके जैसा ही हूं, पर आपको भी उस दर्द को समझना पड़ेगा कि आपके पिताजी ने कितनी मेहनत करके आपको पढ़ाया, बढ़ाया, आपकी शादी करी, आपके जो भी समस्या आई हो मेडिकल संबंधित, चिकित्सा संबंधित, उसको हल करने के लिए उन्होंने कर्ज लेके काम किया होगा, उस फसल से उनको कोई मुनाफा नहीं मिला। क्योंकि आप खुद मंथन करना, खुद मनन करना उस बात पे कि जिस साल फसलें अच्छी होती है उस साल फसलों के भाव नहीं आते और जिस साल फसलों के भाव आते हैं उस समय या तो अतिवृष्टि या कम बारिश के कारण हमारी फसलें अच्छी नहीं होती है। जब हमारे पास फसल ही नहीं होती है बेचने तब भाव अच्छे आते हैं, जब हमारे पास पर्याप्त फसल होती है, अच्छी वर्षा होती है, अच्छी फसल होती है, तब उसके भाव नहीं आते। हमारे लोगों ने कई बार प्याज और लहसुन रोडों पे फेंकी है कि नहीं फेंकी है, भाव नहीं आते। जितनी हम लागत लगाते उतना पैसा भी नहीं आता। वो तो ठीक है, जब हम यहाँ से डाल के उनको मंडी तक ले जाते तो मंडी का भाड़ा तक नहीं आता। इस रेट तक की फसलें फेंकी हम लोगों ने, फेंकी है कि नहीं फेंकी है। तो हम ये चाहते हैं कि जो किसान है 1+4 मतलब एक व्यक्ति के साथ घर में 4 आदमी और रहते हैं, उनके बारे में भी सोच के, उसके बेटे की पढ़ाई के बारे में, उसके बच्चे की शादी के बारे में और उसका जो खर्च आता है जमीन का जितना भी लागत होती है उसको सोचते हुए किसानों के फसलों के भाव तय हो, ताकि वो किसान अपने बच्चे को पढ़ा सके। अपनी चिकित्सा सुविधाएं जो लेनी होती है, हर व्यक्ति के कहीं ना कहीं छोटी मोटी बीमारी आती है, घर में आती है कि नहीं आती। साल भर में ऐसा नहीं कोई बीमार नहीं होता घर में, होता है कि नहीं होता है। और अपन 10 से 15 हजार सालाना उसमें खर्च होता है। वैसे ही 15,000 20,000 के आसपास बच्चों की फीस जमा करानी पड़ती है। तो यदि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दे लेगी कि जहाँ ग्रामीण अंचल में जहाँ चिकित्सालय है, जहाँ 1500 की आबादी से ऊपर जहाँ भी हम मांग कर रहे हैं वैसे भी कि प्राथमिक चिकित्सालय खुले और वहाँ डॉक्टरों की अच्छी व्यवस्था हो, ताकि एक आदमी 5 रुपए की पर्ची कटवा के अपना इलाज करवा सके, न कि उसे हजारों रुपए खर्च करके किसी डॉक्टर के पास जाना पड़े। हम ये भी चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में ऐसा सुधार हो कि जो भी सरकारी स्कूल है उनमें शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो, ताकि हम प्राइवेट स्कूलों की तरफ न भागते हुए हमारे बच्चे को गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ा सकें। ऐसी कई मुद्दों को लेकर हम हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आप हम सबके बीच की लड़ाई है, आप हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। ऐसे कई मुद्दे हैं जो 22 सूत्री मांगों में जो आप और हमसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। यदि आप और हम उनके लिए लड़ेंगे तभी सरकार हमारी बात मानेगी। पार्टीवादी विचारधारा से ऊपर उठ के एक दिन के लिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए और आने वाले कल के लिए कि सरकारें आपकी बात सुनेगी या नहीं सुनेगी, ये आपको निश्चित करना पड़ेगा। जब तक आप विरोध नहीं करोगे तब तक आपका कोई सुनेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं, और आपको विरोध भी उसी स्वर में करना पड़ेगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस अंगूठे का प्रयोग सही से करना सीखना पड़ेगा और सरकारों को बताना पड़ेगा कि अंगूठा जिसके पक्ष में गिरता है और एक साथ गिरता है तो सरकारें इधर से उधर तख्ता पलट हो जाता है। जब तक आप इस अंगूठे का प्रयोग नहीं सीखोगे कि जो हमारी बात करेगा वही देश पे राज करेगा, तब तक आपके बारे में कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सोचेगा। ये एक धर्म या एक जाति की लड़ाई नहीं है, ये संपूर्ण हिंदुस्तान के हर उस युवा की लड़ाई है जो अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि पहले पार्टियां जातिवाद के नाम पे आई, फिर धर्म के नाम पे आई, पर किसी ने विकास नहीं किया, खाली विकास की बातें हुई है। आपको और हमको लड़ना है, तभी विकास होगा, तभी इस सिस्टम में बदलाव होगा। और यदि बदलाव चाहते हो तो 8 जनवरी जन आंदोलन भोपाल में सम्मिलित होना। जय जय सिया राम, जय माता दी।